बार्सिलोना 2 एटलेटिको मैड्रिड 1। बार्सिलोना ने एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट निकाल लिया है। It was a hard fought victory. It was not at all an easy victory for Barcelona, but it was very important. हमें कुछ भी करके इस मैच से 3 पॉइंट निकालना था। एंड एट दिस पॉइंट मैटर नहीं करता कि बार्सिलोना अच्छा फुटबॉल खेल रही हो, खराब खेल रही हो, चाहे हम 5 गोल मारे, चाहे हम स्क्रैपी सा 1-0 विक्ट्री निकाले, 2-0 विक्ट्री निकाले, या फिर अरोहो गोल मार के जीता है, या फिर एक स्क्रैपी सा रिबाउंड में लकी सा गोल मिल जाए, या फिर कोई बैंगर स्कोर कर दे। बार्सिलोना को 3 पॉइंट निकालना था इस मैच में, और हमने वो 3 पॉइंट निकाला। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखें, 4 पॉइंट्स का गैप था बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल। अब बार्सिलोना रियल आर डायरेक्टली कंटेस्टिंग फॉर द लीग, और जस्ट इस मैच से पहले रियल मैड्रिड ने अपना मैच हारा था अगेंस्ट मायोर्का। तो बार्सिलोना के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, एक बहुत बड़ा चांस था उस गैप को और बड़ा बनाने का, ये 4 पॉइंट्स का गैप को 7 पॉइंट्स बनाने का। और हमने उस चांस को, उस अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज किया, और हम अब 7 पॉइंट्स क्लियर हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। और इसके बाद जो और 8 मैचेस बचे हैं, बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड दोनों के समवट सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर है, सिमिलर। यही एक मैच था अगेंस्ट एटलेटिको उनके होम पर, जो एक ट्रिकी ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट कर सकता था इस लालिगा के रेस में, और हमने उसको अच्छे से हैंडल कर लिया। ठीक है, हांजी फ्लिक ने रिस्क लिया, हांजी फ्लिक ने ऑलमोस्ट अपना मेन स्टार्टिंग 11 ही खिला दिया, और ये रिस्क लेना बनता था क्योंकि हम लीग के लिए कंटेंशन में है। एटलेटिको मैड्रिड को भी पता है कि वो लीग कंटेंशन में नहीं है, वो लीग नहीं जीत सकते। तो एटलेटिको मैड्रिड का तो एक ही एजेंडा था कि उनको इस मैच में अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट देना है, टू प्ले देम इन द मिडवीक अगेंस्ट बार्सिलोना चैंपियंस लीग में। और उसने अब किया सिमियोने ने। सिमियोने को सम सिमियोने इस मैच में एक स्क्रैपी सा विक्ट्री या फिर एक ड्रॉ उसको चाहिए था, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। वो हार हार कर भी खुशी रहता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका एजेंडा मेन यही था, मेन प्लेयर्स को रेस्ट देना। उसने दे दिया। और अब हम इस एटलेटिको मैड्रिड को फेस करेंगे मिडवीक में, जिस टीम में जो स्टार्ट करेंगे वो होंगे हुलियन अल्वारेज, लुकमन, मार्कस यूरेंते, ग्रीजमान जिसको उसने सब आउट कर लिया 60 मिनट पे, हुलियानो सिमियोने जिसको उसने सब आउट कर लिया था 60 मिनट पे। ये सब स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लास्ट के 30 मिनट देखें तो कोई भी मेन प्लेयर नहीं था उस पिच पर एटलेटिको मैड्रिड के लिए। सभी बेंच प्लेयर, तो कोई एकेडमी से आया हुआ, यही सब थे। कोई मेन स्टार्टिंग 11 के नहीं थे। और हमने रिस्क लिया, हमने लामीन को 90 मिनट रगड़ दिया, हमने पेड्री को रगड़ दिया 90 मिनट, जॉ कैंसेलो को रगड़ दिया। और हम ये विक्ट्री डिजर्व करते थे, क्योंकि हम हमारे मेन प्लेयर्स को रग रहे 90 मिनट तक। उसके साथ साथ हमने 2 प्लेयर सैक्रिफाइस कर दिए हैं। हमारा अड़ोहो इंजर्ड हो जाता है, और उस इंजर्ड प्लेयर को जो रिप्लेस करने आता है बर्नाल, वो भी इंजर्ड हो जाता है। तो ये मैच अगर हम विक्ट्री नहीं निकालते तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता, क्योंकि इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद अगर 3 पॉइंट्स नहीं मिले तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाता, सब कुछ। और इस सीजन पता नहीं है क्या चल रहा है बार्सिलोना के साथ। 2 प्लेयर इंजरी से वापस आते हैं तो 2 प्लेयर कोई और इंजर्ड हो जाता है। आई मीन इंटरनेशनल ब्रेक में न्यूज आ रहा था कि बाल्डे कुंडे आर बैक एंड फ्रेंकी डियोंग इज ऑलमोस्ट बैक, रफीना इंजर्ड हो जाता है। तो मैं उतना ज्यादा नहीं होता हूँ कि ठीक है चलो यार, सिर्फ रफीना इंजर्ड हुआ है, 3 प्लेयर वापस आ रहे हैं। राइट आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक पहला मैच हमारे और 2 प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं। अरोहो का हैमस्ट्रिंग इंजरी एंड बर्नाल का एंकल स्प्रेन। अब एंकल स्प्रेन यूजुअली जल्दी हील हो जाते हैं, बट हैमस्ट्रिंग इंजरी तो एटलीस्ट 3 वीक्स के लिए तो ओरोहो आउट होगा ही होगा। एंड राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें प्लेयर्स चाहिए, नंबर्स चाहिए। मैटर नहीं करता वो प्लेयर हाईएस्ट क्वालिटी का प्लेयर हो, मैटर नहीं करता। उसे खेलना आता हो, पिच पर खेल सकता है, यही मैटर करता है।
राइट नाउ, क्योंकि अभी जो 13 मैचेस बचे हैं, अगर हम चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचते हैं तो आप हर मैच में सेम 11 नहीं स्टार्ट करा सकते, आपको रोटेट करना पड़ेगा। कि प्लेयर्स थके हुए फील करेंगे कि अभी आपके सारे प्लेयर्स को अपने 200% पे ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हैं, कुछ बड़ा जीत सकते हैं। तो आपको चाहिए, नंबर चाहिए। और हम इस सीजन इंजरी से इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये दिखाता है, बताता है कि अंडर हांसी फ्लिक अगर आपको खेलना है तो आपको एक बड़ा स्क्वाड चाहिए, क्वालिटी स्क्वाड चाहिए, क्योंकि इंजरीज होंगे प्लेयर्स को। ये हांसी फ्लिक खिलाता ही है इस टाइप का फुटबॉल, हाई प्रेसिंग, हाई इंटेंस फुटबॉल, जहाँ पे इंजरी होगा, पहला सीजन नहीं तो अगला सीजन। तो मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स को, उनके इंजरीज, हर चीज को। तो आपको प्लेयर्स चाहिए, अब प्लेयर्स चाहिए, ये सब तो नेक्स्ट समर, अब वो तो नेक्स्ट सीजन ही देखा जाएगा। बट इस सीजन जो बचा है, इस सीजन पे हमारे जो भी प्लेयर्स अब हैं अवेलेबल, सबको अब स्टेप अप करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एंड मार्कस रैशफोर्ड को सबसे ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इंजर्ड रफीनिया का पोजीशन को फिल इन कर रहा है। और अगर इस स्ट्रेच ऑफ गेम्स में मार्कस रैशफोर्ड, चाहे वो अच्छा ना खेले अच्छा, बट वो एक नंबर प्रोवाइड करे, असिस्ट प्रोवाइड कर दे, गोल स्कोर कर दे, आई वुड बी हैप्पी टू साइन हिम परमानेंटली। अब अगर इस मैच पे बात करें, तो इस मैच में बहुत लोग बोलेंगे कि पेड्री का अच्छा गेम था। नहीं, पेड्री का बिलो स्टैंडर्ड, पेड्री का जो स्टैंडर्ड है उससे बिलो स्टैंडर्ड गेम था पेड्री का। पेड्री को इस लेवल पे मैंने ऑपरेट करते हुए बहुत दिनों बाद देखा है। एंड वो इंटरनेशनल ब्रेक में भी रेगुलरली नहीं खेल रहा था, पूरे 90 मिनट नहीं खेल रहा था, तो मुझे लग रहा था वो फ्रेश फील करेगा। अब आप बोल सकते हैं कि शायद वो अपना एनर्जी कंजर्व कर रहा था टू प्ले इन द मिड वीक अगेंस्ट एटलेटिको, बट ये मैच भी इक्वली इंपॉर्टेंट था, टाइटल ऑन द लाइन था, ला लीगा वाज ऑन द लाइन। तो पेड्री नीड्स टू स्टेप अप। अब बहुत बंदे बोलेंगे कि ओल्मो का बहुत अच्छा गेम था। नहीं, ओल्मो का अच्छा गेम नहीं था। जस्ट बिकॉज उसने 90 मिनट खेला, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका अच्छा गेम था। बहुत खराब गेम था, ओवर कुक कर रहा था। खराब नहीं बोलूंगा, ही वॉज ओवर कुकिंग, फ्रस्ट्रेटिंग था। ये बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पर उसको शूट कर देना चाहिए था, बॉल रिलीज कर देना चाहिए था, नहीं कर रहा था। बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जहां पे उसको फर्स्ट टाइम ही शूट रिलीज कर देना चाहिए, वहां पे बॉल होल्ड करने का कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था, तो ओवर कुक कर रहा था। तो वो फ्रस्ट्रेटिंग था। एंड आई थिंक कि वो मिडवीक में स्टार्ट नहीं करेगा। एंड सेम चीज मार्कस रैशफोर्ड भी ओवर कुक कर रहा था, ओवर ड्रिबल कर ले रहा था, तो कभी हेवी टच ले ले रहा था। जिस टाइप का रन से उसने गोल स्कोर किया, उसी टाइप का और 3-4 रन उसने बनाया था, बट वो ओवर कुक कर ले रहा था। तो मार्कस रैशफोर्ड को ये समझना पड़ेगा कि हमेशा तुझको सोलो गोल नहीं स्कोर करना है, तू कॉम्बिनेशन प्ले बनाकर वो चीज को बहुत आसान कर सकता है। तू खुद को ऐसे जगह पे पोजीशन कर सकता है जहां से तू इजीली गोल स्कोर कर सकता है। ये चीज फिगर आउट करना पड़ेगा मार्कस रैशफोर्ड को। अगर वो फिगर आउट कर लिया, ठीक है, उसके शॉर्ट कमिंग से प्रेस नहीं करता, इट्स फाइन, बट अगर वो गोल स्कोर करे, ऐसे रन्स बनाए, तो आई एम वेरी मच हैप्पी विथ हिम। एंड राइट नाउ उसको ये चीज करना पड़ेगा। तो मार्कस रैशफोर्ड गोल स्कोर करता है, वही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उसका गेम भी ओकेश काइंड ऑफ था। द ओनली प्लेयर इस बार्सिलोना, इस टीम में जो अच्छा खेला आज के मैच में वाज लामीन यमाल, ओनली लामीन यमाल, बस। बाकी सभी का एवरेज गेम था। जोआ कंसेलो आप बोलिएगा कि लास्ट के मिनट में उसने कर लिया, बट जो गोल हमने कंसीड किया उसका फॉल्ट था वो, क्योंकि सेम चीज जब हम अगेंस्ट एटलेटिको कोपा डेल रे के फर्स्ट लेग में खेल रहे थे, हमारे लेफ्ट साइड से ओवरलोड कर रहा था ग्रीजमान एंड जूलियानो सिमियोने, और हमने गोल कंसीड किया, 3 गोल। इस मैच में भी सिमिलर फैशन में हमने गोल कंसीड किया, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड ट्रैक बैक नहीं करता, जोआ कंसेलो भी भूल जाता है। ठीक है, वो फुल बैक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रैक बैक कर लेता है, प्रेस कर लेता है, बट वो कभी कभार भूल जाता है आना, और जब वो भूलता है वो 2 से 3 बार भूल जाता है पूरा 90 मिनट में, तो तब आपको वो कॉस्ट करता है।
तो यही यही है, अगर हांसी फ्लिक को ये फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रफीनिया नहीं है, तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे आप उसको चेक करेंगे, वो मिडफील्ड से रनर्स को चेक करेंगे कैसे, वो जो ओवरलोड करता है ग्रीजमान और जूलियानो सिमियोने लेफ्ट फ्लैंक पे, उसको कैसे चेक करेंगे। और इसके लिए पेड्री को 100% लेवल पे ऑपरेट करना ही पड़ेगा। यही एक चीज है जो फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड डिएगो सिमियोने को खेलने आता है अगेंस्ट हांसी फ्लिक, उसने एक पता नहीं वे फिगर आउट कर लिया टू हर्ट बार्सिलोना, टू क्रिएट चांसेस अगेंस्ट हांसी फ्लिक्स बार्सिलोना। बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड का हाई स्कोरिंग गेम होता है जब से हांसी फ्लिक बार्सिलोना में आया है, तो ये फिगर आउट करना पड़ेगा हांसी फ्लिक को। इसके अलावा इट वाज ओके, सबका ओके इस गेम था। कुबार्सी के भी मिस्टेक्स थे, जेरार्ड मार्टिन का भी मिस्टेक था, और वो जब तक था खराब था, अच्छा मतलब ओके था। एरिक गार्सिया का ओके गेम था, रैशफोर्ड का ओवर कुक कर रहा था, ओल्मो ओवर कुक कर रहा था, ओनली लामीन वाज द प्लेयर जो अच्छा खेला, दैट्स इट। एंड फर्मीन वाज गुड, बट उसको 2 चांस मिले, अगर वो दोनों चांस पे पास कर देता, क्रॉस कर देता टू रैशफोर्ड, तो हम फर्स्ट हाफ में गेम किल कर देते, हम भी रेस्ट कर देते फिर अपने प्लेयर्स को। एंड आई होप कि फर्मिन लोपेज स्टार्ट करे अगेंस्ट एटलेटिको इन मिडवीक इन द चैंपियंस लीग टाई, क्योंकि आपको चाहिए, अगर आप डिएगो सिमियोने को बीट करना चाहते हैं तो आपको उसके गेम में ही हराना पड़ेगा, मिडफील्ड से रनर्स डालने पड़ेंगे। तो आई होप फर्मीन स्टार्ट करे, और एक नंबर 9 चाहिए, क्योंकि आपको एक प्रॉपर नंबर 9 चाहिए जो वो पोजीशन को अक्वायर करे, क्योंकि ओल्मो एंड फर्मीन दोनों मिडफील्डर्स हैं, वो पोजीशंस अक्वायर नहीं करते जो एक नंबर 9, प्रॉपर नंबर 9 अक्वायर करता है। क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड ने आज एक क्रॉस डाला था जहां पर कोई नहीं था, अगर एक नंबर 9 रहता तो वो गोल था, बट हमने एक भी नंबर 9 नहीं खिलाया, तो वो चांस मिस हो जाता है। तो एक नंबर 9 स्टार्ट करवाना पड़ेगा, और हमारे सारे प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर 200% पे ऑपरेट करना ही पड़ेगा, तभी हम एटलेटिको मैड्रिड को हरा सकते हैं। और हम एटलेटिको मैड्रिड को हरा सकते हैं क्योंकि हमने उनको उनके होम पे हराया है, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे एजेंडा चल रहे होंगे कि एटलेटिको मैड्रिड बीइंग 10 मैन बी स्क्वाड खिला के बार्सिलोना को स्ट्रगल करवा दी, बट आप देखिए इट वाज एटलेटिको मैड्रिड ऑन देयर होम ग्राउंड, और एटलेटिको मैड्रिड के लिए कुछ नहीं था लाइन पे, दे वर हैप्पी विद अ ड्रॉ, उनको जीत से फर्क नहीं पड़ता था। और 10 मैन होने के बाद तो वो और गलीज फुटबॉल खेल रहे थे, सिर्फ डिफेंड करने पे वो बिलीव कर रहे थे। 10 मैन होने के बाद तो आपको स्पेस कहाँ मिलेगा, तो जब आपको स्पेस नहीं मिलेगा तो आप स्ट्रगल करेंगे। तो स्ट्रगल तो करना था, इट वाज ऑल रिटन ऑल ओवर द प्लेस कि बार्सिलोना आज के मैच में स्ट्रगल करती है, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही पहला मैच एटलेटिको मैड्रिड, तो वो 10 मैन हो जाते हैं, तो स्ट्रगल तो करेगी ही बार्सिलोना। तो इससे जितना कॉन्फिडेंस बूस्ट अगर एटलेटिको मैड्रिड को मिलेगा, तो उतना ही कॉन्फिडेंस बूस्ट बार्सिलोना को मिलेगा कि बार्सिलोना इस सीजन अपने होम ग्राउंड में 3 गोल दोनों बार स्कोर कर चुकी है अगेंस्ट एटलेटिको, और हमने अब तो उनको उनके होम ग्राउंड पे भी हराया है। तो बार्सिलोना के अंदर भी तो बिलीफ होगा कि हम एटलेटिको मैड्रिड को दोनों दोनों लेग में हरा सकते हैं, अपनी होम ग्राउंड में भी हरा सकते हैं और उनके होम ग्राउंड में जाके उनको हरा सकते हैं। तो आई एम पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट इनफ कि हम ये टाई जीत कर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे, बट उसके लिए हमारे सारे प्लेयर्स को 200% पे ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड अब आते हैं 2 कंट्रोवर्शियल डिसीजन इस मैच पे। मेरे हिसाब से दोनों कॉल परफेक्ट कॉल थे। निको गोंजालेस का रेड कार्ड, मतलब निको गोंजालेस का 90 मिनट खेलना इस मैच में कोई भी सेंस नहीं बनाता था। पहले तो उसने येलो कार्ड जो लिया हैंडबॉल से, वो तो क्लियर कट येलो कार्ड है, उसमें नो आर्ग्यूमेंट। सेकंड जो होता है, इधर वो डायरेक्ट रेड से सेंट ऑफ होता या फिर वो डबल येलो कार्ड से सेंट ऑफ होना ही था उसका। रेफरी ने पहले येलो कार्ड दिया क्योंकि वो लास्ट मैन डिफेंडर था और उसने फाउल किया लामीन यमाल को जस्ट आउटसाइड द बॉक्स, तो रेफरी ने येलो कार्ड दिया। तो 2 येलो कार्ड रेड ही बनता है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता था। बट वीएआर ने इंटरवीन करके बताया कि इट वाज अ क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी का डिनायल, इसलिए आप डायरेक्ट रेड दो उसको। तो इसीलिए वो डबल सेकंड येलो को हटाकर डायरेक्ट रेड देता है। तो निको गोंजालेस इधर वे सेंट ऑफ बनता था, चाहे वो डबल येलो पे जाए या फिर डायरेक्ट रेड पे जाए।
तो इस पे आर्ग्यू करने का कोई सेंस नहीं है। अब आते हैं जेरार्ड मार्टिन पे। तो जेरार्ड मार्टिन का कोई इंटेंशन नहीं था टू फाउल थियागो अल्माडा। जेरार्ड मार्टिन का क्लियर कट इंटेंशन था टू क्लियर द बॉल, और उसने क्लियरली बॉल जीता, क्लियरली बॉल क्लियर किया। अब थियागो अल्माडा ने जेरार्ड मार्टिन पे चैलेंज किया टू विन द बॉल एंड ही फेल्ड टू विन द बॉल। और जेरार्ड मार्टिन बॉल क्लियर करते हैं, तो बॉल क्लियर करने के बाद फॉलो थ्रू में उनका पैर पड़ता है थियागो अल्माडा के एंकल पे, फॉलो थ्रू पे। तो एक येलो कार्ड ही एक फेयर डिसीजन है। और अगर आपने स्लो मोशन में देखा होगा तो वो पैर जब डालता है उसके बाद उसने साथ ही साथ अपने पैर को पुल आउट भी कर लिया था। तो एक येलो कार्ड ही एक फेयर डिसीजन है, इट वाज नेवर अ रेड। एंड वीएआर ने भी वही बोला कि एक येलो कार्ड ही एक फेयर कॉल है, क्योंकि क्लियरली बॉल जीत रहा है, बॉल क्लियर कर रहा है, इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। अब जेरार्ड मार्टिन बॉल क्लियर करने के बाद पैर है उसका, स्प्रिंग नहीं, जो बॉल लगा बॉल उधर पैर पीछे हो जाए, कभी नहीं हो सकता। ये स्प्रिंग नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन लेग है, फॉलो थ्रू मोमेंटम में आगे जाएगा ही उसका पैर। स्प्रिंग नहीं है जो लगा फिर पीछे हो जाएगा। कम ऑन यार, इट वॉज अ फेयर कॉल। और अगर रेफरी लीनियंट थे तो दोनों टीम के लिए लीनियंट